आंसर मैच कराऊं ऐसा? ओके, आगे आ जाओ, आगे आगे आगे। वो एक बेंच आगे आ गया। तुमसे कितने गिले दिन बाद किया। हेलो, क्वेश्चन कितने दिए थे होमवर्क में? 4। हाँ, 20 रुपए पर क्वेश्चन की पेनल्टी, इसलिए कुछ लोग लेट आएंगे क्वेश्चन करने के बाद। अभी होमवर्क चेक होएगा। ओके, एक दिया था इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 दिया था। ओके, मैच करा दूं आंसर। देखिए, इलस्ट्रेशन 5 में 2 चीजें पूछी गई थी। पहला, कैलकुलेट दी लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। तो अंडर राइटर की लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स में क्या ही बताना। क्या? ओके ओके, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसमें अजम्पशन चेंज किया है, इसलिए अमाउंट तुम लोग बताना क्या आया तुम्हारा, फिर से एक एक करके बताना। 5,750, दूसरा 14,750, 1,000, 8,500। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बोलो। वो रिसेप्शन पे दे देना है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने? प्रैक्टिस मैनुअल का कौन सा? 3 दिया था क्या? ओके, 5। अब 5 का आंसर क्या क्या आया? 28,000, 10,000, 2,000। अच्छा, मैं भूल गया था। ओके, तीसरा क्वेश्चन कौन सा दिया था? कंपाइलर का 1 है ना। कंपाइलर का पहला क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें। बस 1 मिनट रुकना। ठीक है, कंपाइलर का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तुम लोगों ने चाय पी ली? उल्ले भी गई दिए ही नहीं, वो खाना मत मेरे बहस से गए हो। एक कंपाइलर का पहले क्वेश्चन का आंसर सुन लें, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 16 नंबर का था ये। ठीक है, तो एएन कंपनी की लायबिलिटी आ रही 2,57,500। ठीक है, और दूसरा बीएन कंपनी की लायबिलिटी 1,42,500 और सीएन कंपनी की लायबिलिटी 1,00,000 शेयर्स की है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कंप्यूट दी अमाउंट पेबल और ड्यू टू अंडर राइटर्स। ठीक है, अमाउंट पेबल और ड्यू। तो नेट अमाउंट
कितना आया? 24,90,000 और 11,10,000 और 6 लाख। बहुत बढ़िया। और तीसरा पूछा गया था कि आपको जर्नल एंट्री करके बतानी है। जर्नल एंट्री किस चीज की पूछी थी उन्होंने? अंडर राइटिंग बस की जर्नल एंट्री पूछी थी। ठीक है, ओके। तो बताओ पहली एंट्री क्या करी तुमने? एएन कंपनी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 30,90,000। बीएन कंपनी को डेबिट करा कितने से? 17,10,000। बढ़िया, बोलते जाए एक बस, है ना। तीसरा 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 50 लाख। 50 लाख ना, कुछ और बोला? हाँ, और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख। दूसरी एंट्री किस चीज की करी? अंडर राइटिंग कमीशन की। कहाँ है तुम्हारी कॉपी? गलत हो गया मतलब अच्छा, जर्नल एंट्री गलत हुई है ना, करके तो आए हो ना। अरे यार, ओके। अंडर राइटिंग कमीशन एएन कंपनी की कितनी बन रही है? 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। आगे से हटा दो, है ना। सारे लोग पीछे बैठ रहे, पूरी बेंच पीछे लगा दे, आगे से हटा देते। तीसरा पेमेंट करा हमने तो 24,90,000, 11,10,000 और 6 लाख। बहुत बढ़िया, 16 नंबर पक्के। अब नहीं आएगा इस 16 का। और जो तुम्हारे चार्टर जो प्रिंसिपल होते हैं ना, उनको समझाना कि ऐसे क्वेश्चन आते थे 16 में, तब तुम सीए बने। हमारे टाइम पे देखे देखो, उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी करके भी पास हो सकते हैं। कितना लेट आ रहे हो तुम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंपाइलर का देख लें, आंसर मैच करा दे रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, देखें क्या थी। उसमें लिखा था कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए कितने रिसीव हुए हैं? 22,500। और जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग एंड मार्क्ड एप्लीकेशन। 22,500 में ना तो फर्म अंडर राइटिंग है, ना ही मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो 22,500 किस चीज के हैं? अनमार्क्ड है सारे के सारे। फिर नीचे लिखा था कि मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग है 15,000, 30,000 और 7,500। और कमीशन पेबल टू अंडर राइटर है 5% ऑफ द इशू प्राइस। द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन बी गिवन टू द अंडर राइटर इन प्रोपोर्शन टू शेयर अंडर रिटर्न एंड बेनिफिट ऑफ परमानेंट राइटिंग इज टू बी गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। ठीक है, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर, नंबर ऑफ शेयर्स में, अमाउंट में और जनरल एंट्री पास करनी है। एक क्वेश्चन पहले 16 का आया था, अब कितने का आ रहा है? 12 लाख। ठीक भी है, 16 तो कुछ अति हो गई थी ना, 16 तो बहुत ज्यादा, 16 लाख नहीं है। हाँ, लेकिन ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर बता दें, टोटल लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स में कितनी कितनी आ गई? 55,500, 4,500 और 15,000। ठीक है, ओके। और अमाउंट, नेट अमाउंट पेबल बता दें कितना हो रहा है? 10 लाख, 20,000, 52,000। ये भी गलत हो गया बेटा, अब पेनल्टी तो अलग ही है। अभी मैं देखता तो हूँ कैसे गलत हो गए ऐसे। हाँ, 52,500 और 2,77,500। ठीक है, इतना हो गया। जर्नल एंट्री बन रही है तुमसे। ठीक है, अगर वो अंडर राइटिंग की पूछे तो 3 एंट्री बनती हैं या 4। उनसे कितना लेना है, कितना कमीशन देना है, नेट हिसाब करके लेना या देना, है ना। 4 एंट्री। ओके, और कोई क्वेश्चन होमवर्क था? नहीं था। अभी 4 ही तो थे। चाय पी लो तुम। अभी मैं चेक करूंगा, जब भी हम यहाँ कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तब तुम्हारा होमवर्क चेक होगा ना। होमवर्क चेक होगा, और नहीं करने पर 20 रुपए की पेनल्टी थी पर क्वेश्चन पे। अब हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ठीक है, जिनका पहला लेक्चर है, आपका पहला है ना, तीनों लोगों का, चाहो तो रिकवरी ले लो, बेहतर रहेगा, क्योंकि आखिरी लेक्चर है। क्या डिस्कशन कम होगा, क्वेश्चन आंसर ज्यादा होंगे। तुम्हारा ही पहला लेक्चर है, तुमने अंडर राइटिंग तब नहीं पढ़ा था। अरे
अभी डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगा, है ना, तो लेना चाहो तो रिकवरी ले सकते हो, है ना, रिकॉर्डिंग है तो वो आपको मोबाइल में दे देंगे, है ना, ऐसे कर लो आप, क्योंकि आखिरी लेक्चर में आपको कोई डिस्कशन नहीं होगा, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स बस होंगे। चले जाओ आप ऊपर चले जाना ना, रिसेप्शन में बोल देना एक बार। कल से नया चैप्टर रहेगा तो कल से नया मिल जाएगा, है ना। चलो हम डिस्कशन कर रहे थे किसका, आखिरी डिस्कशन किसका था हमारा, फर्म अंडर राइटिंग का। ठीक है, तो मैं पहले इसको कंक्लूड कर देता हूं ताकि हम कोई भी क्वेश्चन में रुके ना, है ना, फ्लो बन जाए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, मैंने इसकी थ्योरी लिखवाई थी जरा भी, कुछ नहीं लिखवाया था, हाँ अरे लिखवा देता हूं। फर्म अंडर राइटिंग लिख लें। बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितना भी टाइम है उसको फुल यूटिलाइज करना है। अगर हो सका तो ये चैप्टर हम आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जब बंधा बंधा लेक्चर हो गया अगर, तो कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, है ना, हर तरीके का डिस्कशन हो जाएगा, हर तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैं चाहता हूँ खत्म हो जाए ताकि हम कल से नया चैप्टर ले पाए। दिन बहुत कम है इस बार के अटेम्प्ट में, है ना, हंसते खेलते ना निकल जाए। अगला पॉइंट है कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग कैन बी गिवन पहला केस,
इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसके नीचे ट्रीटमेंट क्या होगा, है ना, वो बात मैं वहाँ लिख रहा हूँ। एक बार लिख लो, फिर समझा देता हूँ मैं। गणेश,
नोट कर लिया क्या? देखें, थोड़ा स्पीड में लिखें, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। करेंट डिस्कस लिखे जा रहे हो। देखें, फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। पहले फर्म अंडरराइटिंग का मीनिंग क्या है? सो फर्म अंडरराइटिंग इज अ फर्म कमिटमेंट बाय अंडरराइटर। फर्म कमिटमेंट मतलब कंफर्म कि यार मुझे इतने शेयर तो या इतने डिबेंचर तो लेना ही है। सो फर्म कमिटमेंट बाय अंडरराइटर टू सब्सक्राइब फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटी सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। कल हमने इस बारे में बात की थी। इस डेफिनेशन को एक बार और रीड कर लो ताकि हमें अगर लिखना पड़े तो हम लिख पाए। पूछा जाता है थ्योरेटिकल, है ना, 2-3 बार पूछा गया है। तो क्या है, एक बार रीड कर लो, साथ में रीड कर लेते हैं कि फर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या है। बोलना, फर्म अंडरराइटिंग इज अ फर्म कमिटमेंट बाय अंडरराइटर, किस चीज़ का? टू सब्सक्राइब फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सब्सक्राइब बाय पब्लिक। पब्लिक कितना भी सब्सक्राइब करे, मुझे तो इतना चाहिए ही है ना। हाँ, किसने बोला, कहाँ गए वो? देखो, अब बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग कैन बी गिवन। अब फर्म अंडरराइटिंग जो आप शेयर ले रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या उसको मार्क्ड एप्लीकेशन जैसा माना जाएगा क्योंकि आपने खरीदा है, या आप बोल रहे हैं मुझे तो इतना खरीदना ही है, तो क्या आपको पब्लिक जैसा माना जाएगा? तो क्या मान लें? अनमार्क्ड एप्लीकेशन मान लें, है ना। मतलब जो अंडरराइटर, कल अपन का डिस्कशन हुआ था कि अंडरराइटर ने बोला इतने शेयर तो मैं लूंगा, या मेरे फूफा जी को चाहिए या चाचा को चाहिए, ठीक है, तो उतने शेयर तो तुम्हें लेने ही है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें? क्या उसको मार्क्ड जैसा माने? मार्क्ड का मतलब क्या, क्या मतलब होता है मार्क्ड का? मार्क का मतलब होगा कि अगर हम फर्म अंडरराइटिंग को मार्क जैसा माने तो मार्क्ड एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, जो आपकी ग्रॉस लायबिलिटी होती है उसमें से हम मार्क को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। मार्क का मतलब होगा कि इतना किसने बिकवा दिए? तुमने बिकवा दिए, है ना। तो अगर हम मार्क्ड जैसा फर्म अंडरराइटिंग को माने तो देखना क्या ट्रीटमेंट होगा। ग्रॉस लायबिलिटी ए, बी और सी की, इसमें से मार्क्ड का क्या होता है? मार्क्ड को हम इंडिविजुअली माइनस करते हैं, जिसके मार्क लगे जितने आए, सही है। तो ए के मार्क्स से जितने आए, बी के मार्क्स जितने आए, सी के मार्क्स जितने आए, उतना उतना माइनस करते हैं। अगर हम फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड जैसा मानेंगे तो हम इनको भी कैसा माइनस करेंगे? जितना ए के नाम से बिके, ए ने जितने फर्म अंडरराइटिंग लिए वो ए से माइनस होंगे, बी ने जितने फर्म अंडरराइटिंग लिए वो बी से माइनस होंगे, सी ने जितने फर्म अंडरराइटिंग लिए वो सी से माइनस होंगे। ए ट्रीटमेंट कैसा हो गया? मार्क जैसा। अगर अनमार्क जैसा ट्रीट करा जाए तो क्या मतलब होगा? तो पहले हम इसको समझते हैं। बताओ अनमार्क का ट्रीटमेंट क्या होता है? जो अनमार्क एप्लीकेशन आते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होता है? उनको हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटते हैं। तो अनमार्क को हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटते हैं, मतलब सारे अनमार्क्ड जोड़ लिए, जितने भी अनमार्क्ड हैं उनको हमने तीनों में से ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में हटाया। तो अगर फर्म अंडरराइटिंग को हम अनमार्क्ड जैसा मानेंगे तो इंडिविजुअली माइनस नहीं करेंगे। जैसे इनकी ग्रॉस लायबिलिटी 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, इन्होंने फर्म अंडरराइटिंग कर रखा है। फर्म अंडरराइटिंग जो इन्होंने की है ए, बी और सी, 30,000 और 50,000 सपोज, ठीक है, या कम कर 5, 10, ओके। तो अगर हम इनको मार्क्ड जैसा माने तो बताओ ए के केस में कितना माइनस होगा? 20, जो ए खरीदेगा, है ना।
बी से कितना माइनस होगा 30। ऐसा क्यों करते हैं बताऊंगा, पहले मैं फैक्ट समझा रहा हूं सॉल्व कैसे करना है। और सी के केस में कितना माइनस होगा 10। जैसे मार्क्ड का होता है, जैसे मार्क्ड एप्लीकेशन अपन को देते हैं कि ए के नाम से इतना आया, बी के नाम से इतना आया, सी के नाम से इतना आया, तो अपन उतना उतना माइनस कर देते हैं। ऐसे जो ए के परमानेंट राइटिंग है, जो बी की परमानेंट राइटिंग है, जो सी की, वो उतना उतना माइनस कर देंगे। ए ट्रीटमेंट हुआ एट पार विद मार्क्ड एप्लीकेशन, हमने परमानेंट राइटिंग को मार्क्ड जैसा माना। अगर हम परमानेंट राइटिंग को अनमार्क्ड जैसा ट्रीट करते हैं तो फिर अनमार्क्ड का क्या होगा, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, कितना हो रहा है 60,000। अब इसको अनमार्क्ड जैसा ट्रीटमेंट दो तो क्या करेंगे, हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में माइनस करेंगे। तो हम 20, 30, 10 माइनस ना करके किस रेशियो में 1:2:1, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, 30 और 15,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा कैसे होता है, क्यों हो रहा है, अजीब सी बात है। देखो ऐसा हो सकता है कि हम अंडरराइटर से साफ साफ बोलें कि जो आपको खरीदने ही है वो आप पब्लिक के जैसे सब्सक्राइब कर दो, और जैसा पब्लिक सब्सक्राइब करती है ना खरीदने के लिए, तो आपको वैसे ही खरीदना पड़ेगा। अगर आपको हमारे शेयर चाहिए ही है तो जब पब्लिक सब्सक्राइब कर रही होगी आप भी सब्सक्राइब उन्हीं के साथ में कर देना। नॉर्मल ऑर्डिनरी पब्लिक जैसा ट्रीटमेंट देंगे आपको हम, सही है। मतलब हम आपको स्पेशल इंपोर्टेंस नहीं देके क्या बोल रहे हैं कि आप जब पब्लिक सब्सक्राइब कर रही हो आप भी सब्सक्राइब कर दे रहे हैं जितना जितना आपको चाहिए, तो हम आपको वो शेयर इशू कर दें, ऐसा ट्रीटमेंट। तो एक बार मैं इसको सॉल्व करवाता हूं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। एक बार कोई भी अमाउंट निकाल लेंगे हम तो उस पर डिस्कशन शुरू कर पाएंगे। जैसे देखना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कंपाइलर का, पेज नंबर 6 पर। करें डिस्कस को, है ना। इसके थ्रू हम अपना कॉन्सेप्ट समझ लेंगे क्या हो रहा है। जैसे कल मैंने तुम्हें पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, फिर परमानेंट राइटिंग का मीनिंग समझाया था, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब हमें डाटा मिल जाता है, ठीक है। उसको फिर हम एनालाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ABC लिमिटेड नाम से है, ठीक है, मिल गया कंपाइलर का 8 पेज नंबर 6 पर सभी को। अब हमें पहचानना कैसे है कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है, तो वो लाइन भी हम देखेंगे, इसमें ढूंढना देखेंगे। तो ABC लिमिटेड केम अप विद पब्लिक इशू ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 15 per share. P, Q and R took underwriting of issue in the ratio of 3:2:1 with the provision of firm underwriting of 20,000, 14,000 and 10,000 shares respectively. Applications were received for 2,40,000 shares excluding firm underwriting. 2,40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। किससे एप्लीकेशन आया, अंडरराइटर से या पब्लिक से? बोले पब्लिक से आया। इसमें फर्म अंडरराइटिंग अभी इंक्लूड नहीं है, ओके। मतलब इसके अलावा और आएगा फर्म अंडरराइटिंग के लिए अभी। द मार्क्ड एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक वर रिसीव्ड एज अंडर। पी के मार्क थे 60, क्यू का 50 और आर का 60,000 शेयर्स। कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर एज रिगार्ड द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप assuming that, अंडरलाइन करें यहाँ से, assuming that the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter. आपने जितनी फर्म अंडरराइटिंग की है हम आपको उतना फायदा नहीं देंगे, आपको इंडिविजुअली बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट कैसा मिलेगा, ज्वाइंटली मिलेगा। आप कैसे ज्वाइंटली, आप सारे फर्म अंडरराइटिंग को जोड़ लो और उसको किस रेशो में बांट लो, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, जब बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट टू बी गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, तो हम उसको अनमार्क्ड जैसा ट्रीट करेंगे। तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, डिडक्ट द टोटल फर्म अंडरराइटिंग इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशो फ्रॉम ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। आप फर्म अंडरराइटिंग को किस रेशो में माइनस करें, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में माइनस करें। फिर सॉल्व द बैलेंस पार्ट ऑफ क्वेश्चन नॉर्मली, क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करें जैसा मैंने कल किया था, जो तुमने होमवर्क में किया होगा। एंड इन द एंड एट द एक्चुअल फर्म अंडरराइटिंग
इन दी नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। लेकिन आपको प्लस क्या करना है, एक्चुअल ही करना है। कितना कितना, 20, 14 और 10। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि इतना तो आपको लेना ही है। क्या लायबिलिटी भी ग्रॉस रेशियो में बढ़ जाएगी? अगर वो भी लायबिलिटी जब एंड में अपन ऐड कर रहे हैं, अगर वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बढ़ गया तो सेंस ही चेंज हो जाएगा। मतलब आप कर क्या रहे हो, वो बोला कि हमें 20 तो चाहिए ही है, दूसरा बोला हमें 14 तो चाहिए है, 10 तो चाहिए ही है। तो लायबिलिटी में तो ऐड होगा 20, 14 और 10, इतने तो चाहिए ही है। जो बेनिफिट मिल रहा है ऊपर से माइनस करने का, वो किस रेशियो में मिल रहा है, वो है मुद्दा डिस्कशन का। शुरू करो इसको, 2-3 मिनट में निपटाओ, है ना। फिर हम अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो बातें कवर होंगी। 1-2 क्वेश्चन ही बढ़िया है, इसके बाकी सब नॉर्मल नॉर्मल है।
क्या हो गया सभी का? मोबाइल चला लो। कर लिया सभी ने? तो अब वक्त आ गया है तड़कते भड़कते क्वेश्चन करने का। अच्छा क्या आंसर आया बता दो जरा। गलत 35,600, 14,400 और 10,000। ठीक है, ओके। और कुछ पूछा था उन्होंने? नहीं, और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तर्ज पर क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, लिख लो कंपाइलर का। क्वेश्चन नंबर 10, डेट क्या है आज? 19। अभी 19 ही चल रही है यार। पक्का कि 20 है? हाँ, तो होमवर्क लिख लो क्वेश्चन नंबर 10, 19 फरवरी। क्या है आज? 14 तो निकल गई, पता ही नहीं चला। देखो ओके, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखें। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखें। हेलो, हाँ ध्यान दें। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर लिख लें एग्जाम टाइम। ठीक है, क्या लिख लें उसके ऊपर? एग्जाम टाइम लिख लें। मैं तुम्हें टिक लगवा दूंगा पूरे चैप्टर में कि कितने तुम्हें करना है क्वेश्चन। ठीक है, वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर लिख लो एग्जाम टाइम। बस शुरू करते हैं। Libera Limited came up with an issue of 20 lakh equity share of 10 each at par। कितने शेयर इशू ला रहे हैं वो? 20 लाख शेयर्स के इशू ला रहे हैं। केवल इंटरप्रिटेशन का काम है, क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा, है ना। इसलिए तुम जल्दबाजी मत करो, मुझे बस रीड करने दो। तुम बताना कि क्या ट्रीटमेंट होगा, खत्म बात, है ना। मतलब ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, केवल एक इंटरप्रिटेशन करना है एक लाइन का, और बस, है ना। तो प्लीज सुनना है तुम्हें, कैलकुलेट नहीं करना है। 5 lakh shares were issued to promoters and the balance offered to public was underwritten by 3 underwriters, Anand, Vijay and Ashok, equally with firm underwriting of 50,000 shares each। तो 20 लाख में से 5 लाख तो प्रोमोटर ने खरीद लिए, बचे कितने? 15 लाख। 15 लाख को अंडरराइट किया गया इक्वली, कितना? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, जिसमें से फर्म अंडरराइटिंग कितनी है? 50,000, 50,000 और 50,000, है ना। With the firm underwriting of 50,000 shares each, हर एक पर्सन ने 50,000 शेयर की फर्म अंडरराइटिंग की। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन टोटल 12,97,000 शेयर्स इंक्लूडिंग द मार्क्ड फॉर्म्स। तो जो सब्सक्रिप्शन आए वो कितने आए? 12,97,000 सब्सक्रिप्शंस आए इंक्लूडिंग द मार्क्ड फॉर्म। और मार्क कितने थे उसमें से? 4,25,000, 4,50,000 और 3,50,000 ये मार्क्ड एप्लीकेशंस आए। The underwriters had applied for the number of shares covered by firm underwriting। इस लाइन का मीनिंग क्या है? तो underwriters had applied for the number of shares covered by firm underwriting। जो firm underwriting से कवर किए थे उन्होंने, उनको उनके लिए underwriters अप्लाई कर चुके हैं, है ना। underwriters had applied for number of shares covered by firm underwriting। और आगे लिखा है कि द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स बट 2.5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ₹2.5 और ₹2 ही अभी तक देने थे।
अंडरराइटर ने किस चीज के लिए अप्लाई कर दिया है? परमानेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर दिया है। अप्लाई कर दिया है मतलब एप्लीकेशन दे दिया है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया होगा, 2.5 रुपए परमानेंट राइटिंग पर दे दिए होंगे। तो जब हम उनकी अंडर राइटिंग की लायबिलिटी निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अच्छा एप्लीकेशन का पैसा तो परमानेंट राइटिंग पे आ चुका है। द एग्रीड कमीशन वॉज 5%। 5% कुछ ना कहा जाए तो इशू प्राइस का होगा, यहाँ तो एट पार इशू हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, हेड अप्लाइड को तुमने अंडरलाइन कर लिया, वो लाइन बस अंडरलाइन करके उस पर एस्ट्रिक बना लो कि तुम्हें ये लाइन ध्यान देनी है। एस्ट्रिक इस पर्पज से कभी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाओ तो जो एस्ट्रिक मार्क है वो लाइन पढ़ो, उसका ट्रीटमेंट देखो कि कम से कम एक पॉइंट गलत ना हो, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं वो। अब तुमसे पूछा गया कि पास समरी जर्नल एंट्रीज फॉर समरी जर्नल एंट्रीज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। शेयर अंडर राइटर को अलॉट कर रहे हैं उसकी एंट्री बताएं आप। कमीशन ड्यू टू ईच ऑफ देम, जो कमीशन ड्यू है उसकी एंट्री बताएं आप। एंड नेट कैश पेड और रिसीव्ड, जो नेट कैश पे हुई है या रिसीव हुई है आपको उसकी भी एंट्री बतानी। ठीक है, इतना आपसे पूछा गया। और नोट लिखा है नीचे कि अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर टू बी क्रेडिटेड टू अंडर राइटर्स इक्वली। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को इक्वल बांटना है। नॉर्मली हम अनमार्क्ड को किस से बांटते थे? ग्रॉस लायबिलिटी। इसमें बोला इक्वल बांटना है, लेकिन इसमें ग्रॉस लायबिलिटी क्या है? इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट वही हो गया जो हम कर रहे थे। लेकिन सपोज करें कि यहाँ जीएलआर कुछ और होता और फिर वो बोलते कि अनमार्क्ड को इक्वल बांटना है, तो हमें इक्वल ही बांट रहा था, फिर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। कभी आप क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन का विरोध नहीं करेंगे, है ना? जो वो बोलेंगे आप वो करेंगे। आप अकाउंटेंट के रूप में अकाउंट पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में नहीं। तो आप अकाउंटेंट है, आपको जो बोला जाए वो आराम से करना है। वहां ज्ञान नहीं दिखाना कि सुनो हम और भी चीजें पढ़े, ऐसा थोड़ी होता है। देखो आगे लिखा कि बेनिफिट ऑफ परमानेंट राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। जो परमानेंट राइटिंग का बेनिफिट है वो इंडिविजुअल अंडर राइटर को मिल जाएगा। मतलब कौन सा केस, पहला या दूसरा? पहला, है ना? जितने परमानेंट राइटिंग है एग्जैक्टली वही माइनस करना है, सॉल्व करना है और एंड में प्लस करना है। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बहुत नॉर्मल है, लेकिन जनरल एंट्री के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेशल हो जाता है ना, उस लाइन की वजह से। तो तुम कैलकुलेशन स्पीड में करो ताकि जनरल एंट्री पे डिस्कशन हो पाए, है ना? मेन पार्ट जनरल एंट्री इसका कर लो, है ना? कुछ डाउट आएंगे, अगर मैं होमवर्क दे दूंगा तो प्रॉब्लम में फंसोगे तुम। तो कैलकुलेशन स्पीड में करो ताकि जनरल एंट्री पे बात हो पाए हमारी। अच्छा।